वैसे तो किसी और चैप्टर में नहीं आएंगी फिजिक्स में, पर एज इन कभी वेक्टर का ही क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरह का क्वेश्चन होता है। जरा क्वेश्चन को समझो, ऐसे लिखा रहता है इफ वेक्टर सी इज वेक्टर ए प्लस बी। इसको लिखा ऐसे है, पर इंटरप्रेट कैसे करना है? तो वेक्टर सी वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या है? रिजल्टेंट। ठीक, तो सी इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। और यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है कि मॉड ऑफ सी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इक्वल है। तो दो बातें कहना चाह रहा है ये। एक तो ये कह रहा है कि सी ए और बी का रिजल्टेंट है, और कह रहा है इनकी लेंथ बराबर है। इसका मतलब कभी वेक्टर बराबर नहीं होता है बच्चों, इसका मतलब होता है लेंथ बराबर है। इसका मतलब है लेंथ बराबर है। फिर कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एंगल। तो जरा देखो, पहले बताओ ये वाली बात हमें कहाँ ले जाती है? ये वाली बात हमें रिजल्टेंट पे ले जाती है, जो कि हमने पढ़ी होगी। ट्राइंगल बनता था यार, अपन ने ट्राइंगुलर लॉ बताया। अगर ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो बताओ ये सी हो जाएगा कि नहीं? इस बात से ये ट्राइंगल बना सकते हैं कि नहीं? आप लोग बताओ मुझे। बना सकते हैं सर। यस सर। ए और बी का रिजल्टेंट सी है, तो ये तो बन गया ट्राइंगल। ठीक, फिर उसने कहा कि सी ए और बी के मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी लेंथ बराबर है। तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या हो गई? बराबर हो गई। इन तीनों की लेंथ आपस में क्या हो गई? बराबर। और जब किसी ट्राइंगल की तीनों लेंथ बराबर होती है तो ट्राइंगल के एंगल कितने कितने होते हैं? 60 60 60। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब मैंने आपको क्या सिखाया था? ए और बी के बीच का एंगल। तो जरा देखो एंगल बन रहा है क्या? एक एरो अंदर जा रहा है और एक जा रहा है बाहर, तो हमें करना पड़ेगा एक्सटेंड। याद आया? यस याद आई? एंगल कैसे देखते हैं? यस सर। मत लिखाना आंसर है, पुरानी बातें हैं वही सब चल रही। तो ये कितना एंगल हो गया? 120। बताओ ये कितना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ एक डायग्राम से सॉल्व हो गया। इसका आंसर है 120 डिग्री। ए और बी के बीच का एंगल है 120, क्योंकि जो पॉइंट होता है जहां पे एंगल निकाल रहे होते हैं उससे दोनों एरो बाहर जाने चाहिए। ये वाला एंगल नहीं ले सकते थे अपन, क्योंकि एक एरो अंदर आ रहा है, दूसरा एरो बाहर जा रहा है। तो कभी भी इस लाइन का मतलब क्या होता है कि एक ट्राइंगल बनेगा जिसमें ए और बी का रिजल्टेंट ये है। नोट करो इस क्वेश्चन को जल्दी से। कर लिया? सेम क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, एक छोटा सा चेंज करके। मैग्नीट्यूड में अब कंडीशन ये वाली हो गई। ठीक, अब आपको सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्व करो। दो कंडीशंस लिखी हैं, हर कंडीशन का अपना एक मतलब है। क्या आंसर आया? अगर आपको हिंट हो गया हो तो हो गया होगा। ठीक है, आपने इससे देख के निकाल लिया होगा कि सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और सी रिजल्ट भी है ए और बी का। तो पाइथागोरस जैसा, तो एक बार ट्राइंगल बना लें। अगर ये ए है, ये बी है, तो सी कैसा होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट ये।
तो बताओ इस वाली लाइन से ये ट्राइंगल बना सकते हैं या नहीं, और अगर ये ट्राइंगल हम बना पा रहे हैं तो इस ट्राइंगल में हमें एंगल निकालना है। ये एंगल 90 डिग्री है, लेकिन एक एरो अंदर लेंगे, एरो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिर ये भी 90 डिग्री ही निकलेगा। तो इसका आंसर हो गया 90। इस कारण से हमने ये ट्राइंगल बनाया है। क्या आपको ये सब चीजें समझ में आती हैं? Yes, sir. बोलो बच्चों। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं। मॉड ए 12, मॉड बी 5, मॉड सी 13, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए। बहुत ढंग से करना, इसका सॉल्यूशन मैं आपसे चाहता हूं। सी ए और बी का रिजल्टेंट है, सी ए और बी का रिजल्टेंट है। अपने को एंगल भी किसके बीच में चाहिए? ए और सी के बीच में चाहिए, तो हमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ट्राइंगल। और ट्राइंगल कैसा बनता है देखो। लेंथ के हिसाब से बनाना। देखो ए अपना 12 है, बी अपना, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमको एंगल पता नहीं होता, हम बी को किस एंगल, मुझे एंगल नहीं पता है। तो थोड़ा सा जब तीनों दिए जाए ना, तो एक बार इसको चेक कर लेना बेटर होता है। तो ए का स्क्वायर 144 और ये 25, 169, सी आ गया 13, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल है। देख लो, जब तीनों वैल्यू दी हो तो इसको चेक कर लेना, इसको जस्ट फॉर अ चेक कि कहीं राइट एंगल तो नहीं बन रहा। तो हमने चेक कर लिया, ठीक, अब बन रहा है, यानी राइट एंगल किसके किसके बीच में? ए और बी के बीच में। लेकिन प्रॉब्लम इतनी इजी नहीं है। ये हो गया बी, ए का मॉड हो गया 12, ये हो गया 5, ये हो गया 13। उसने पूछा है एंगल बिटवीन, ध्यान से देखो, ए एंड सी, ये एंगल पूछा है उसने, और ये एंगल है भी, ये एंगल है भी, क्योंकि दोनों वेक्टर बाहर की तरफ जा रहे हैं, निकालना भी अपने को यही एंगल है। तो कैसे भी निकाल सकते हो। ये एंगल चाहिए आपको, ये 5 पता है, ये 12 पता है, तो tan थीटा लगा दो ट्रायंगल में, क्योंकि आपको सभी कुछ पता है। tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/12। तो अगर ऑप्शन 10 में दिया है तो ये आ गया। इसके 3 आंसर हो गए बच्चों, देखो चेक करो। वो डिपेंड करेगा, उसने पूछा ए और सी के बीच का एंगल बताओ, तो हो सकता है वो एंगल का ऑप्शन 10 में हो, तो 10 का 5/12। अगर साइन में हुआ तो साइन थीटा क्या होता है? दिस बाय दिस। यही आंसर अगर उसने ऑप्शन साइन में दिए, घबराना नहीं है कि हमने 10 में निकाला, उसने तो साइन में दिए, तो आप साइन में निकाल 5/30। फिर अगला क्या होगा? कॉस में अगर पूछे तो 12/,
इसके 3 पॉसिबल आंसर हैं, ठीक। डिपेंड करेगा, तीनों निकालने हैं नहीं है आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि तीनों निकालने हैं, पर घबराना भी नहीं है। अपने को ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन में अगर 10 है तो ये वाला आंसर देना है, ऑप्शन में अगर साइन है तो ये वाला ऑप्शन देना आंसर देना है, ऑप्शन में अगर कॉस है तो ये। लेकिन सबसे जरूरी बात थी आप ये पहचान पाते, अगर तीनों वैल्यू आपको कभी दी हो तो आप एक बार इसको चेक कर लो क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल अगर पता चल जाए पहले से, है ना, और ये मत देखना, ये मत सोच के आ जाना कि हर बार आंसर 90 डिग्री है। 90 डिग्री ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल में भी एक ही एंगल 90 डिग्री होता है, सारे नहीं होते। तो यूं नहीं कि कुछ भी करते चले जा रहे हो, मतलब हाँ राइट एंगल तो 90 डिग्री है, राइट एंगल में एक 90 बाकी दोनों अलग होते, तो क्या पता वो पूछे हो आपसे, तो ऐसे आप कैसे कर सकते हो, ठीक। तो नोट करें इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, या और एक्सप्लेन करूंगे? क्लियर है सर। क्लियर है, बोलो। यस सर, क्लियर है। क्लियर हो रहा है Yes. आपको? ठीक, चलो अब एक और प्रॉपर्टी है। एक्चुअली इस वाली ये जो लिखा होता है ना, इससे हमेशा एक ट्राइंगल बन सकता है, और जो ये लिखा होता है इससे वो ट्राइंगल कैसा बन सकता है इसका आइडिया नजर आता है। इससे ये कंफर्म है कि ट्राइंगल बनेगा, इससे ये समझ में आता है कि राइट एंगल, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस कैसा बनेगा। जनरली आपसे दो ही तरह के आते हैं, इक्विलेटरल और राइट एंगल। इसलिए मेरा ये कहना होता है कि चेक कर लेना एक बार, बड़ी वाली सबसे बड़ी वाली साइड को लो, उसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर पाइथागोरस लगा के चेक करना, हमेशा बेनिफिशियल होगा। ये वेक्टर की अभी के लिए लास्ट क्लास है, इसके बाद आपका चैप्टर शुरू होगा 1D, मोशन इन वन डायमेंशन। क्योंकि आपने शीट सॉल्व करी होगी तो देख रहे होगे कि कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ में ट्रिक लग रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितने लेक्चर मैंने लिए उन लेक्चर में हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता तो आप उन लेक्चर्स को जाके देखो पूरा, फिर वापस आओ। एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल बनाने की, ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई होगी। कोई भी ट्राइंगल कब पॉसिबल होता है, मैं भी वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिंपल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, मैं यहां कोई वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक। तो सम ऑफ टू sides must be greater than or equal to the sum of two smaller sides. Is always greater than or equal to third side. देखो, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक ट्राइंगल हमने पढ़ा है 3 4 5 का, और हम जानते हैं कि ये ट्राइंगल बनता है, ठीक। 3 4 पढ़ा, तो जरा कोई भी दो साइड लो, कोई भी दो साइड ले लो। मतलब लेते हैं 3 + 4, चेक करो थर्ड साइड से बड़ी है, ठीक।
4 + 5 जो बची उससे बड़ी है, और 4 + 5 हो गई, 3 + 5 4 से बड़ा है। तो ट्राइंगल स्मॉलर की भी जरूरत नहीं है, कोई भी टू साइड, स्मॉलर की जरूरत नहीं, कोई भी टू साइड्स ले लो, कोई भी, तीसरी से बड़ा ही होगा, तभी ट्राइंगल पॉसिबल है, तभी ट्राइंगल पॉसिबल है, वरना ट्राइंगल पॉसिबल नहीं। मतलब कोई ऐसा ट्राइंगल कोई बनाना चाहे कि 1 1 और 1, तो ये बन सकता है। चेक करो कैसे, कोई भी दो साइड तीसरे से बड़ी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ये रूल फेल हुआ, तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा उन तीन साइड से। तो कोई एग्जांपल आप जानना चाहोगे जिसमें ऐसा हो, तो हम लोग ले लेते हैं 1/2 1/2 और 1, 1/2 1/2 1/4, ठीक है। कोई भी ऐसा एग्जांपल जिसमें सम ऑफ टू साइड्स तीसरे से छोटी हो, तो 1 2 1/2, चलो ये ले लेते हैं, ये एग्जांपल बहुत सही है। अब देखो इसमें एक पेयर अगर अपन लेते हैं 1 और 1/2, ध्यान से देखना, 1 + 1/2 ये आएगा 3/2, और 2 इससे बड़ा है। सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, रूल ये है। ट्राइंगल फॉर्म होने का रूल ये है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर कट साइड टू फॉर्म अ ट्राइंगल। ट्राइंगल तभी बनेगा। अब आपको दिखाते हैं कि इस केस में ट्राइंगल नहीं बने, थोड़ा सा प्रिसीजन चाहिए होगा मुझे। चलो मैं ऐसा मान लेता हूं, एक साइड है 1 की, ये हो गई 1, ये 1 ड्रॉ कर ली। 2 इससे डबल लेंथ की ड्रॉ करते हैं अपन, किसी एंगल, कोई एंगल दे देते हैं। चलो बताओ, दिख रहे हैं, दिखने में ऑलमोस्ट ये इसकी डबल लेंथ की लग रही है, ऑलमोस्ट। चेक करो, ये ए बी, तो थोड़ी सी और छोटी, आपको पक्का डबल दिख रही है, ठीक। अगर ये 1 है और ये 2 है, यस सर। ठीक है। अब तीसरी साइड कौन सी बची, 1/2। अब तुम 1/2 बना लो, यहां से बना लो या यहां से बना लो, ज्यादा से ज्यादा इतनी बनेगी, बनेगी या नहीं, बोलो। यस सर। यस सर। मतलब किसी भी कंडीशन में कभी ट्राइंगल बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो ये वाली साइड बन पाएगा। नो सर। does not form a triangle। ये पता है बहुत एक्चुअली का क्वेश्चन आया था, बच्चे पता नहीं कैसे कर भी लेते हैं। इसका अभी वेक्टर से कोई लेन देन ही नहीं है, इसका लेन देन है ट्राइंगल के फॉर्मेशन से। फिर हम जब वेक्टर ट्राइंगल लॉ पढ़ेंगे तब हम इस कंसेप्ट को लाएंगे। तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री में एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसके हिसाब से ट्राइंगल की अगर 3 साइड्स हैं तो कोई भी 2 उठाओ, उनका समेशन तीसरी साइड से बड़ा या कम से कम बराबर तो आना ही चाहिए, कम से कम उसके बराबर आना चाहिए तीसरी साइड से। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, और ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है तो वो वेक्टर ट्राइंगल कहां से पॉसिबल हो जाएगा, वो वेक्टर ट्राइंगल भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि वो चीज, वो रिजल्टेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं इसमें कोशिश करूं, इस एग्जांपल में जिसको कि मैंने यहां बनाया है, ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो पाया तो कहां कोई किसी का रिजल्टेंट भी नहीं हो पाएगा। देखो ना, ये एरो यहां से मिल ही नहीं पाएगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो कंडीशन, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, कोई भी 2 साइड का सम क्या होना चाहिए, तीसरे साइड से बड़ा। आपकी शीट का पहला ही क्वेश्चन ही इसी पे बेस्ड है, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको कल शीट दी है वो इस पे ही बेस्ड है, ठीक। तो कुछ कंसेप्ट होते हैं जो या तो आपको पहले से आते हो या मैं बताऊं, तो मैं बता रहा हूं। तो अपनी कंडीशन क्या हो गई कि 2 साइड्स का सम जो है तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए।
फिर से एक लाइन लिखी जाती है वेक्टर के क्वेश्चन में कि अगर c इक्वल टू a प्लस बी, ऐसा कह रहा है c इक्वल टू क्या है बच्चों, a प्लस बी है, c इज इक्वल टू a प्लस बी है, तो चेक करना है अपने को। जैसे ही ये बात पूरी होगी वैसे ही क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी भी कंडीशन नहीं पता, अभी बस ये पता है कि a वेक्टर और b वेक्टर का रिजल्टेंट c वेक्टर, ये पता है। c, ये इस लाइन से ये ट्राइंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब मॉड वॉड के बारे में कुछ नहीं पता, तो पता भी नहीं होगा, लेकिन इसमें एक चीज तो तय हो गई, क्या? अगर हम ये कहें कि a प्लस बी तो वो c से बड़ा होगा, c प्लस a तो वो b से बड़ा होगा, और b प्लस c तो a से। ये तीनों कंडीशन अगर ये देखो c इक्वल टू a प्लस बी मतलब ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ लग रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। अगर ये लाइन लिखी है c इक्वल टू a प्लस बी तो मतलब ट्राइंगल, वेक्टर ट्राइंगल लॉ, वेक्टर ट्राइंगल लॉ मतलब ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो ये कंडीशन पक्का है, पक्का होल्ड करेगी। तो अब मुझे आप पहला क्वेश्चन जो था उसका आंसर बताइए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। शीट सभी के पास होगी, सबने डाउनलोड कर ली होगी ग्रुप पे, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए कि क्या आंसर आता है। सॉरी, पहला क्वेश्चन नहीं है ये, पहला नहीं है ये, है 25th क्वेश्चन। इट इज 25th क्वेश्चन, नॉट द फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25। यस सर। तो ऑप्शन सही लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? पहला पार्ट क्या कह रहा है? पहला पार्ट तो बहुत गलत है। एक वेक्टर का एक स्केलर से कंपैरिजन कर लिया पहले पार्ट में। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन? सब लोग बताओ मुझे। यस सर। 25 का यही लिखा हुआ है, c इक्वल टू वेक्टर c, जो कैसे लिखा है, वेक्टर c इक्वल टू वेक्टर a प्लस b, मतलब एक ट्राइंगल तो बनेगा। यस सर। ठीक, फिर उसने पहला पार्ट है कि वेक्टर c इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेक्टर, सॉरी मॉड ऑफ वेक्टर a। तो एक तरफ वेक्टर c कंपेयर कर रहे हैं उससे एक, तो कभी भी एक स्केलर वेक्टर को आप स्केलर से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक, मतलब कंपैरिजन किससे हो सकता है? जो सेम कैटेगरी, सेम नेचर के हो। एक स्केलर एक वेक्टर में कम ज्यादा कुछ नहीं होता, तो पहले डिस्कार्डेड है। c इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस b, कभी भी नहीं होगा। a हमेशा c से बड़ा होना पड़ेगा। फिर अगला है c इज नेवर इक्वल टू a प्लस b, ये सही लग रहा है। c प्लस b के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। बोलो ना, देखो क्या लिखा है, कंडीशन क्या लिखी है, कोई भी दो a प्लस बी c से बड़ा होगा, c प्लस a b से बड़ा होगा, तो जो तीसरा है वो कभी दो के सम के बराबर तो हो ही नहीं सकता। यस सर। तीसरा हमेशा दोनों के सम से बड़ा ही होगा, सॉरी तीसरा हमेशा दोनों के सम से छोटा ही होगा, तो इक्वल तो नहीं होगा ना, तीसरा वाला कभी दो के सम के इक्वल तो नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन सही है। हाँ, फोर्थ भी देख लो,
अकेला सी ए से छोटा है, ये कह पाना हमारे कोई कंडीशन नहीं दी है तो हम नहीं कह सकते। अकेला सी बी से भी छोटा है, तो अगर सी दोनों से छोटा हो गया तो वो उनके सम से बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, इसके बारे में वी कैन नॉट से एनीथिंग, हम इसके बारे में कुछ कह पाने में सक्षम नहीं होंगे। ठीक है, वैसे तो अगर देखा जाए तो 3 और 4 दोनों करेक्ट की श्रेणी में आने चाहिए, लेकिन 4th में थोड़ा सा क्लियर नहीं है, कोई और कंडीशन हमें नहीं दी है, तो क्या आंसर होगा करेक्ट? थर्ड ऑप्शन ऑप्शन सी। हाँ, उसमें कम से कम एक श्योरिटी है कि वो बराबर नहीं होगी। ठीक, 4th भी हो सकता है, मैं इसमें अगर आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पूछें तो इसका आंसर 3 और 4 दोनों होना चाहिए। ठीक, a प्लस बी के कभी c इक्वल नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही है, और छोटा भी दोनों से छोटा है लेकिन उनके सबसे बड़ा हो सकता है। ठीक है, 1 और 1 और एक ले लें 3, तो 1 + 1 और वो हो गया 3, तो इस कंडीशन में कभी एक सेटिस्फैक्शन होता है, लेकिन उसके लिए हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कि ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल है, राइट एंगल, वो बातें हमें पता नहीं पड़ेगी, लेकिन मोस्ट प्रिसाइज आंसर रखना है सी, मोस्ट प्रिसाइज आंसर रखना है सी। तो क्या ये भी बात आपको क्लियर हो गई कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड को, सबसे पहली बात वेक्टर को वेक्टर से कंपेयर करना है, स्केलर को स्केलर से, और दूसरी बात जो भी अपने पास ये आया है इसमें ये कंडीशन फिट होनी चाहिए, ट्रायंगल बने और ये कंडीशन फिट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको सिखाने जा रहा हूं, ये लास्ट चीज है अभी तक जो वेक्टर में पढ़ा, उसकी लिखो रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर, ध्यान से लिखो, हेडिंग लिखो रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट नोटेशन, किसी वेक्टर को कंपोनेंट नोटेशन में लिखना। ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक वेक्टर है, सपोज करो r, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, अब इस वेक्टर को इसके नोटेशन में लिखना है, वेक्टर को इसके नोटेशन में लिखना है। ध्यान से देखें, मैंने आपको कंपोनेंट सिखाए थे, अगर इसकी लेंथ r है तो मैंने कहा था ये r cos थीटा हो जाएगी। ठीक, ध्यान से देखें, ये वेक्टर r है, लेंथ को सिर्फ r लिखा है। ठीक, ये वाला कंपोनेंट r cos थीटा हो जाएगा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट पता है ना आपको? यस सर। हाँ, ये एक कंपोनेंट ये हो जाएगा r sin थीटा। साइन थीटा। x की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है i कैप, और y की डायरेक्शन में होता है j कैप। ट्रायंगल लॉ से देखो, ट्रायंगल लॉ से देखो, ये वाला वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट है कि नहीं? बोलो। यस सर। बोलो है या नहीं? यस सर। इस कंपोनेंट का और इस कंपोनेंट का रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर है कि नहीं? लेंथ तो r है, वेक्टर ये पूरा कंप्लीट r है, तो r इन दोनों का रिजल्टेंट है या नहीं दिख रहा आपको? बताओ। यस सर है। लेकिन अभी ये स्केलर है और ये वेक्टर, तो इनको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें लिखना पड़ेगा i कैप, क्योंकि ये x की डायरेक्शन में, और इसमें लिखना पड़ेगा j कैप। तो क्या ये लिख सकते हैं r रिजल्टेंट है r cos थीटा i कैप का, j कैप
प्लस आर साइन थीटा Plus R J cap. ये लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो आर को उसके कंपोनेंट नोटेशन में लिखने का तरीका इसको बोलते हैं एक होता है कंपोनेंट करना, उसमें सिर्फ ये पार्ट आता है आर कॉस थीटा। एक होता है कंपोनेंट नोटेशन में वेक्टर लिखना। तो आर को किसी भी वेक्टर को ए को बी को कभी भी ऐसे लिखा जाएगा जहां थीटा इज एंगल मेड बाय वेक्टर आर फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर आपको प्रोजेक्टाइल याद हो तो आप क्या करते थे, यू को यू cos थीटा आई कैप और यू sin थीटा जे कैप ऐसा लिखते थे कि नहीं लिखते थे? Yes, sir. जब आप प्रोजेक्टाइल Yes, sir. ध्यान दिलाता हूं मैं आपको। आप क्या करते थे, एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंकते थे, उसकी वेलोसिटी होती थी u, एंगल होता था थीटा। याद आया कुछ? Yes, sir. और इसका वेक्टर u के x कंपोनेंट को लिखते थे u cos थीटा, उसको वेक्टर फॉर्म में u cos थीटा i कैप और u sin थीटा j कैप। जिसमें ये कंपोनेंट J cap. u का cos थीटा और ये वाला आता था u का Sin theta. याद आया? ये थे कंपोनेंट। और जब i Yes, sir. तो इसकी भी कई बार जरूरत पड़ती है कि किसी वेक्टर को वेक्टर ही लिखना है, दोनों साइड वेक्टर ही है, बस एक साइड वेक्टर अपने नाम के फॉर्म में और एक साइड वो अपने कंपोनेंट। तो अगर यहाँ एरो लगाया तो यहाँ आई कैप जे कैप आने जरूरी है। क्या आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कंपोनेंट नोटेशन, किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट नोटेशन में लिखना आपको आना चाहिए। थीटा कहां से बनाया जाएगा? हमेशा एक्स एक्सिस से। जब एक्स से बनेगा तभी ये कॉस आएगा। अगर ये एंगल थीटा यहां से बन जाएगा तो फिर यहाँ साइन और यहाँ कॉस। समझ रहे हैं या नहीं? मैं बता रहा हूं, पहले Yes, sir. बता रहा हूं।